नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारे उत्तराखंड पुलिस रिटन एग्जाम के लिए सीरीज और जिसमें हम प्रत्येक दिन 50 महत्वपूर्ण उत्तराखंड जीके मिक्स वन लाइनर जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। और आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि किस राजा ने आलमनगर यानी अल्मोड़ा की नींव रखी थी। तो यहाँ पर चंद शासक भी हो जाएगा। किस चंद शासक यानी कुमाऊं के शासक ने आलमनगर या अल्मोड़ा की नींव रखी थी। आलमनगर पुराना नाम है अल्मोड़ा को ही क्या कहते थे, आलमनगर कहा जाता था। और यह चंदों की क्या है, द्वितीय राजधानी है। इससे पहले काली कुमाऊं यानी चंपावत के क्षेत्र में चंदों की राजधानी थी। वहाँ से भीष्मचंद के द्वारा पहला प्रयास किया जाता है राजधानी ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी राजधानी को चंपावत से स्थानांतरित करने के लिए। और इसी क्रम में इन्होंने क्या करा, आलमनगर यानी अल्मोड़ा की स्थापना करी। तो नींव रखते हैं कौन, भीष्मचंद। और उसको पूर्ण करने का कार्य कौन करते हैं, इनके पुत्र करते हैं, बालो कल्याण चंद। आगे बढ़ते हैं और हमारा दूसरा प्रश्न है, अल्मोड़ा में स्थित किस किले को गोरखाकालीन माना जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। अल्मोड़ा में स्थित किस किले को गोरखाकालीन माना जाता है। तो अल्मोड़ा में वह कौन सा किला है जो गोरखाकालीन माना जाता है। तो वह किला है नैथड़ा किला या नैथड़ा किला। तो यह है नैथड़ा किला। इसको क्या माना जाता है, या गोरखाकालीन माना जाता है, यानी जो 1790 से लेकर 1815 तक गोरखाओं ने कुमाऊं पर शासन किया था। तो उनके शासनकाल का यह किला माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित किया गया या कब बना। तो ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय पहले था श्रीनगर। 1815 में जब ब्रिटिश शासन यहाँ पर स्थापित हुआ गढ़वाल में, तो ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय था श्रीनगर। और श्रीनगर से पौड़ी बनाया 1840 में। 39 में पौड़ी जिला बनाया गया और 40 में यहाँ से श्रीनगर से जो मुख्यालय है उसे स्थानांतरित कर दिया गया पौड़ी में। तो ये कब बना, 1840 में पौड़ी मुख्यालय बना ब्रिटिश गढ़वाल का। अगला प्रश्न हमारा कि आज़ाद हिंद फौज में उत्तराखंड के सैनिकों का प्रतिशत कितना था। तो आज़ाद हिंद फौज में उत्तराखंड के सैनिकों का प्रतिशत था 12%। कितने प्रतिशत थे, 12%। और लगभग 2500 के आसपास क्या थे कुल यहाँ पर उत्तराखंड के सैनिक आज़ाद हिंद फौज में शामिल थे। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, फांसी गदेरा कहाँ स्थित है। तो फांसी गदेरा स्थित है नैनीताल में। और ये जो फांसी गदेरा है इसका ऐतिहासिक महत्व है कि इस गदेरे में, या फांसी गदेरा था जो यहाँ पर जो ब्रिटिश कालीन जो स्वतंत्रता सेनानी रहते थे, या उस टाइम के क्या हो गए, देशद्रोही हो गए। जो लोग देश के लिए काम करते थे या आज़ादी के लिए काम करते थे, उनको क्या किया जाता है, इस गदेरे में फांसी से लटका दिया जाता था। तो ये फांसी गदेरे कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है नैनीताल में। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड में सड़क आंदोलन कब हुए। तो उत्तराखंड में सड़क आंदोलन, उत्तराखंड की जनता सड़क आंदोलन के प्रयासरत रहती है। तो 1939-40 में क्या होता है, उत्तराखंड में सड़क आंदोलन होते हैं। और इसमें जो जनता का मुख्य उद्देश्य था वो था लैंसीडाउन से पौड़ी और कर्णप्रयाग से गरुड़ तक सड़क निर्माण करवाना था। अगला प्रश्न हमारा कि उत्तराखंड में सड़क आंदोलन कब हुए। तो उत्तराखंड में सड़क आंदोलन होते हैं 1939 और 40 में। तो उत्तराखंड का मुख्य जो सड़क आंदोलन है 1939 और 40 में होते हैं। और इसमें जनता जो आंदोलन रहता है उसमें मुख्य मांग रहती है कि लैंसीडाउन से पौड़ी तक और कर्णप्रयाग से गरुड़ तक क्या किया जाए, सड़क निर्माण किया जाए, यानी सड़क का निर्माण किया जाए लैंसीडाउन से पौड़ी तक और कर्णप्रयाग से गरुड़ तक। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है 1912 ईस्वी में। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना रहती है कुमाऊं में। और यहाँ से क्या होता है, जब अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है तो यहाँ से एक राजनीतिक एकता दिखाई देनी प्रारंभ होती है कुमाऊं के क्षेत्र में। इसका काफ़ी योगदान है अल्मोड़ा कांग्रेस का। तो यह आंदोलन को एक संगठित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई।
तो इसी क्रम में जैसे कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके बाद गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना की जाती है 1918 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या है 6 साल का अंतर है। तो 12 में होती है अल्मोड़ा कांग्रेस की और 18 में होती है गढ़वाल कांग्रेस की। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है 1916 में, और इसमें किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं था, काफ़ी लोग थे। बद्रीदत्त पांडे हो गए, हरगोविंद पंत हो गए, गोविंद बल्लभ पंत हो गए, तो अनेक व्यक्तियों का इसमें योगदान रहता है। जो प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति थे तो उनका योगदान रहता है कुमाऊं परिषद की स्थापना में। और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारे उत्तराखंड में, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में हम अलग से किसी वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसके बाद अगला प्रश्न है कि कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब होता है। तो इसके बाद जो ये कुमाऊं परिषद था, इसका विलय हो जाता है कांग्रेस में। तो कांग्रेस में इसका विलय होता है 10 साल बाद। तो ये आपको ध्यान रखना है, 16 में यह बना और 10 साल बाद यानी 1926 में इसका विलय हो जाता है कांग्रेस में। कांग्रेस में पूरी तरह इसका विलय हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि ऐंपण क्या है। तो ऐंपण है एक लोक चित्रकला। तो ऐंपण क्या है, एक लोक चित्रकला है। अगला प्रश्न है कि मनेरी ताल कहाँ स्थित है। तो मनेरी भाली या मनेरी ताल स्थित है उत्तरकाशी में। मनेरी भाली परियोजना है, तो मनेरी भाली जो परियोजना है उसी के तहत यह डैम बना हुआ है, तो इसी को क्या कहते हैं, मनेरी ताल भी कहा जाता है, और यह स्थित है उत्तरकाशी जिले में। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तराखंड में सबसे पहले वन पंचायतों की स्थापना कब प्रारंभ हुई। तो उत्तराखंड में सबसे पहले वन पंचायतों का बनना प्रारंभ होता है 1931 में। तो ये प्रश्न यूके SSSC द्वारा पूछा जा चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले वन पंचायतों की स्थापना कब होती है, 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि दिव्य सरोवर ताल कहाँ स्थित है। तो दिव्य सरोवर ताल है हरिद्वार में, और ये है बिल्ब पर्वत पर स्थित है। तो ये दिव्य सरोवर ताल कहाँ स्थित है, तो यह बिल्ब पर्वत पर स्थित है। और इसी जो ये बिल्ब पर्वत है, यहाँ पर क्या है, मनसा देवी का मंदिर भी स्थित है। अगला प्रश्न है कि बजहर नामक त्यौहार किस जनजाति या किस जाति द्वारा मनाया जाता है, किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो बजहर नामक जो त्यौहार है ये मनाते हैं थारू लोग। कौन मनाते हैं, थारू जनजाति के लोग बजहर नामक त्यौहार मनाते हैं। अगला प्रश्न है थारू, भोटिया, जौनसारी, राजी, बोक्सा, इनको जनजाति कब घोषित किया गया और किस समिति की सिफारिश पर इनको जनजाति घोषित किया गया। तो 1967 ईस्वी में इनको जनजाति घोषित किया जाता है, और ये किया जाता है लोकट समिति की सिफारिश पर। तो लोकट समिति की सिफारिश पर इनको जनजाति घोषित किया जाता है। अगला प्रश्न है खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है। तो खुमरी नामक जो राजनीतिक संस्था है ये पाई जाती है जौनसारी जनजाति में। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है, तो ये जौनसारी जनजाति में पाई जाती है। और जो जौनसारी जाति है उसका जो निवास है, मुख्य निवास है, तो अधिकतर जो जौनसारी हैं वो देहरादून जिले में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कत्यूरियों की नृत्यांगनाओं को क्या कहा जाता था। यानी जो कत्यूरी थे उनके समय में, उनके शासनकाल में जो नृत्यांगनाएं होती थी उनको क्या कहा जाता था। तो उनको कहा जाता था छमुना पात्र। क्या कहा जाता था, छमुना पात्र कहकर उनको संबोधित किया जाता था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मानसा ने किस शासक को या किस सेनापति को अपने स्वर्ण बाण की उपाधि दी थी। तो स्वर्ण बाण की उपाधि देते हैं मानसा, किसको देते हैं, ये देते हैं कालो भंडारी को। कालो भंडारी उनके सेनापति रहते हैं और उनको स्वर्ण बाण कालो भंडारी के नाम से जाना जाने लगता है। तो किसके समय रहते हैं, मानसा के समय की बात है, मानसा के शासनकाल की बात है, और कालो भंडारी को ये क्या करते हैं, स्वर्ण बाण की उपाधि देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कालू भंडारी के पुत्र कौन थे। तो कालू भंडारी के पुत्र रहते हैं माधो सिंह भंडारी, यानी माधो सिंह भंडारी के पिता रहते हैं कालू भंडारी,
और इन्हीं को मानसा क्या करते हैं, स्वर्ण बाण की उपाधि देते हैं। और माधव सिंह भंडारी क्या थे, ये एक प्रमुख योद्धा रहते हैं, प्रमुख सेनापति रहते हैं और यह सतलज के तट पर एक तुमुल युद्ध में मारे जाते हैं। तो यह घटना है 1640 ईस्वी की। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने किसे छोटी विलायत कहा था। अंग्रेज किसे छोटी विलायत कहकर पुकारते थे, तो अंग्रेज पुकारते थे छोटी विलायत नैनीताल को। तो नैनीताल को अंग्रेज क्या कहते थे, छोटी विलायत कहकर बुलाते थे। अगला प्रश्न है कि जो तिलाड़ी का मैदान है वो किस नदी तट पर है। तो तिलाड़ी का मैदान स्थित है यमुना नदी के तट पर। और यह कहाँ स्थित है, यह उत्तरकाशी जिले में स्थित है तिलाड़ी का मैदान। अगला प्रश्न है हमारा कि तिलाड़ी कांड कब हुआ था। और इसी तिलाड़ी मैदान में तिलाड़ी या रवाई कांड होता है और यह होता है 30 मई 1930 ईस्वी को। कब होता है, 30 मई 1930 ईस्वी को। और इसे रवाई कांड भी कहा जाता है, इसी तिलाड़ी कांड को। और यह यमुना नदी के तट पर कहाँ स्थित है, यह यमुना नदी के तट पर उत्तरकाशी में स्थित है। और अगला प्रश्न है कि तिलाड़ी कांड में किसने गोलियां चलवाई थी। तो यह तिलाड़ी कांड होता है जिसमें चक्रधर जुयाल द्वारा, चक्रधर जुयाल रहते हैं, इनके द्वारा क्या किया जाता है, जनता पर गोलियां चलाई जाती हैं। रवाई की जनता जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रही थी वहाँ पर तिलाड़ी के मैदान में, तो चक्रधर जुयाल द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर गोलियां चलवाई जाती हैं और जिसमें बहुत सारे लोग शहीद हो जाते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं, तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। और चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड के जनरल डायर की संज्ञा दी जाती है। तो अगर प्रश्न आता है कि उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहा जाता है, तो चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है। और इनका संबंध किस कांड से है, तो तिलाड़ी या रवाई कांड से इनका संबंध है, जो 30 मई 1930 को यमुना के तट पर उत्तरकाशी में होता है। अगला प्रश्न है कि मनु का निवास स्थान कहाँ स्थित था। जो आदि पूर्वज हैं मनु, तो मनु का निवास स्थान रहता है अलकापुरी क्षेत्र में, यानी चमोली बद्रीनाथ के क्षेत्र में। तो कहाँ था मनु का निवास स्थान, अलकापुरी बद्रीनाथ या चमोली के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र को नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। तो किस क्षेत्र को नीलगिरी के नाम से जाना जाता है, तो उत्तराखंड में बागेश्वर को नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है, बागेश्वर को नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि गढ़वाल का सबसे पुराना ताम्रपत्र कहाँ से मिला है। तो गढ़वाल का सबसे पुराना ताम्रपत्र हमें मिला है देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में कहाँ से मिला है, तो रघुनाथ मंदिर है, तो रघुनाथ मंदिर से हमें यह ताम्रपत्र मिला है। तो यह पंवार वंश से संबंधित है। पंवार वंश के राजा रहते हैं जगतपाल। कौन रहते हैं, जगतपाल पंवार वंश के राजा रहते हैं। तो उनका एक ताम्रपत्र है 1455 ईस्वी का। तो 1455 ईस्वी का ताम्रपत्र हमें प्राप्त होता है और यह गढ़वाल का क्या है, सबसे पुराना ताम्रपत्र है। और जो ये रघुनाथ मंदिर है यह द्रविड़ शैली में बना हुआ है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है अखाड़ा पखाड़ा किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड में अखाड़ा पखाड़ा कहा जाता है लोकोक्तियों को। किसको कहा जाता है, लोकोक्तियों को उत्तराखंड में अखाड़ा पखाड़ा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भीमताल में भीमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो भीमताल में भीमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाते हैं बाज बहादुर चंद। किसने करवाया था, बाज बहादुर चंद ने भीमताल में भीमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि रणभूत नृत्य कहाँ किए जाते हैं, या कौन से ज़िले में किए जाते हैं। तो प्रमुख रूप से रणभूत नृत्य होते हैं टिहरी जिले में। कौन से ज़िले में, तो टिहरी गढ़वाल ज़िले में रणभूत नृत्य किए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा उत्तराखंड की विभूतियाँ पुस्तक के लेखक कौन है। तो उत्तराखंड की विभूतियाँ पुस्तक लेखक हैं शक्ति प्रसाद नैथानी। कौन है, शक्ति प्रसाद नैथानी है उत्तराखंड की विभूतियों पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों के लेखक।
तो गढ़वाल के दिवंगत विभूतियों के लेखक हैं भक्त दर्शन। और इसी प्रकार तीसरा प्रश्न हमारा इसमें, उत्तराखंड की महान विभूतियों के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर ललित मोहन पंत हैं। तो ये एक ही प्रकार के प्रश्न हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा इनमें हल्का सा चेंजेस हैं बस, कि उत्तराखंड की विभूतियाँ हैं पुस्तक के लेखक कौन है? शक्ति प्रसाद नैथानी। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ भक्त दर्शन की हैं। और उत्तराखंड की महान विभूतियाँ क्या हैं? डॉक्टर ललित मोहन पंत की हैं। तो ये आपको ध्यान रखने, तीनों एक जैसे हैं। अगला प्रश्न है कि ताल बुग्याल कहाँ स्थित है? तो ताल बुग्याल स्थित है उत्तरकाशी जिले में। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जिले में है। अगला प्रश्न है, हिमालय उत्सव के रूप में चमोली में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो हिमालय उत्सव के रूप में चमोली में मनाया जाता है नौठा महोत्सव। कौन सा मनाया जाता है? नौठा महोत्सव मनाया जाता है हिमालय उत्सव के रूप में चमोली में। अगला प्रश्न हमारा, रेतस कुंड, हंस कुंड, उदक कुंड, हवन कुंड कहाँ स्थित है? तो रेतस कुंड, हंस कुंड, उदक कुंड, हवन कुंड कहाँ स्थित हैं? तो ये सभी कुंड हैं केदारनाथ धाम के आसपास। तो ये कहाँ पर हैं? रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम के आसपास ये सभी कुंड स्थित है। अगला प्रश्न हमारा कि अमरनाथ की तरह जो बर्फ़ का शिवलिंग है वो कहाँ स्थित है? तो अमरनाथ की तरह बर्फ़ का शिवलिंग बनता है चमोली ज़िले में। टिम्बर सैंड या गुफा है जहाँ पर चमोली में क्या है? बर्फ़ का शिवलिंग बनता है। तो अमरनाथ की तरह यहाँ पर बर्फ़ का शिवलिंग दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है अपना उत्तराखंड। तो उत्तराखंड देश में प्रथम स्थान पर है जिसने नई शिक्षा नीति को लागू किया। अगला प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिका का उद्घाटन कब व किसके द्वारा किया गया? तो ये नई शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिका का उद्घाटन कब और किसने किया? तो ये किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। नई शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिका महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम में यह बन सकता है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि नई शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिका का उद्घाटन किया पुष्कर सिंह धामी जी ने। और ये कब किया? तो ये किया 12 जुलाई 2022 को। 12 जुलाई 2022 को ये बाल वाटिका का उद्घाटन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, काशीपुर नगर की स्थापना कब हुई? तो काशीनाथ नामक एक चंद अधिकारी क्या करता है? 1939। कुंवर सिंह करमट का संबंध किस? इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि काशीपुर नगर की स्थापना कब हुई? तो काशीपुर नगर की स्थापना होती है 1639 ईस्वी में। 1639 ईस्वी में काशीनाथ नामक एक अधिकारी रहता है, चंद अधिकारी, तो वह उसके द्वारा काशीपुर नगर की स्थापना की जाती है 1639 में। और ये होती है बाज बहादुर चंद के समय। अगला प्रश्न हमारा, कुंवर सिंह करमट का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कुंवर सिंह करमट का संबंध है पत्रकारिता से। किससे है? पत्रकारिता। अगला प्रश्न है कि मसूरी की खोज किसने की थी? यानी मसूरी को बसाने का जो श्रेय जाता है तो ये जाता है कैप्टन यंग को। किसको जाता है? कैप्टन यंग। अगला प्रश्न है कि किसे अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ के नाम से जाना जाता है? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है हरगोविंद पंत जी को। किसे कहा जाता है? हरगोविंद पंत जी को अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राजकीय डिज़ाइन केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजकीय डिज़ाइन केंद्र स्थित है हमारा काशीपुर में। कहाँ स्थित है राजकीय डिज़ाइन केंद्र? तो ये स्थित है काशीपुर यानी उधम सिंह नगर में राजकीय डिज़ाइन केंद्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? तो हरिद्वार पर आधारित पुस्तक है न्यूज इन इंडिया और इसके लेखक हैं जॉन फ्रांसिस वाइट। कौन है? जॉन फ्रांसिस वाइट इसके लेखक हैं। और न्यूज इन इंडिया क्या है? हरिद्वार पर आधारित पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया है सुद्धोवाला, देहरादून में।
कहाँ स्थापित किया गया है? सुद्धोवाला, देहरादून में। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड में पहले विधानसभा चुनाव कब हुए? तो उत्तराखंड में पहला विधानसभा चुनाव हुए 14 फरवरी 2002 को। तो कब होते हैं उत्तराखंड में पहले विधानसभा के लिए चुनाव? होते हैं 14 फरवरी 2002। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार व कवि मोलाराम ने अपनी रचनाओं को किस भाषा में प्रयोग किया या किस भाषा में उन्होंने रचनाएं की हैं? तो गढ़वाल के जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं और कवि हैं मोलाराम, तो इन्होंने जो प्रमुख जो इनकी रचनाएं हैं वो हमें किस भाषा में मिलती हैं? तो वो मिलती है हमें ब्रज भाषा में। तो ब्रज भाषा में इन्होंने अपनी मुख्य रचनाओं को लिखा है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की पौराणिक गाथाओं को क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड की जो पौराणिक गाथाएं हैं उनको कहा जाता है जागर। क्या कहा जाता है? तो उनको जागर कहा जाता है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि द होली हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? तो द होली हिमालय पुस्तक के लेखक हैं के कुमार नित्यानंद। कौन है? द होली हिमालय पुस्तक के लेखक हैं के कुमार नित्यानंद। तो ये थे हमारे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।